क्लास 12। आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। हम इसके पहले वीडियो में पराग कोश तक पढ़ी हैं, पराग कोश की संरचना पढ़ी है और उसका विकास पढ़े हैं। और आज हम पढ़ेंगे उस पराग कोश में परागकण का निर्माण। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा परागकण है, परागकण का हम निर्माण पढ़ेंगे, कैसे निर्माण होता है। तो परागकण के निर्माण में आपको बता दूं, जब हम पराग कोश का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें आपको एक लास्ट लेयर दिखाया गया था, टेपेटम, और उस टेपेटम से अंदर की तरफ कुछ कोशिकाएं दिखाई गई थी जिनको हम कह रहे थे पराग मातृ कोशिका। ठीक है, अब ये देखिए जो पराग मातृ कोशिका है, इस पराग मातृ कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है तो इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और एक पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने के फलस्वरूप 4 परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे में देखिए क्या होता है कि हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में पहले समसूत्री विभाजन होगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है और इस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में माइटाटिस डिवीजन यानी कि हमारा समसूत्री विभाजन होगा, जिससे 2 कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, अब इनमें पुनः समसूत्री विभाजन होगा, मतलब पहले ये अपने मल्टीप्लिकेशन होता है इनमें, अर्थात यूं कह सकते हैं कि ये अपने संख्या को बढ़ाते हैं। जब मातृ कोशिका का संख्या बढ़ जाता है तब मातृ कोशिका अपने अंदर, मातृ कोशिका में से कोई कोशिका होती है अन्य कोशिकाओं से जो भिन्न हो जाती है, अर्थात वो अपने अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह को एकत्रित कर अपने आकार को बढ़ा रखी है और विभाजन के लिए यानी अर्धसूत्री विभाजन के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेती है। तैयार करने के तत्पश्चात इसमें होता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे बनती 2 कोशिका, और 2 कोशिका बनती हैं तो ये अवयव कोशिका होती है। और इसके बाद इन दोनों ही कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, जिससे दोनों कोशिकाओं से 2-2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और ये कोशिका भी अवगुणित होती है। क्यों? क्योंकि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है वह समसूत्री विभाजन के समान होता है, अर्थात इसमें भी कुल सूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की संख्या कुल सूत्रों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमारे पास से यहाँ पर कोशिकाएं बनी है। मान लीजिए हम इस कोशिका में मियासिस फर्स्ट दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पर मियासिस फर्स्ट लिखते हैं तो मियासिस फर्स्ट से मान लीजिए 2 कोशिका बनी। देखिए ये 2 कोशिकाएं बनी। देखिए ये ट्यूबियन है, समसूत्री विभाजन में ये भी ट्यूबियन होंगे, ये भी ट्यूबियन होंगे। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इनसे यह और यह बनेगा, फिर इन दोनों में समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब उनमें मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी जो द्विगुणित कोशिका होगी, और इस द्विगुणित कोशिकाओं में जब ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के लिए पूरी तैयार हो जाते हैं तब इनमें मियासिस फर्स्ट होगा। जब मियासिस फर्स्ट होगा तो इनसे 2 कोशिकाएं बनेगी, और जब 2 कोशिकाएं बनेगी तो अवयव कोशिकाएं होंगी, और फिर इन दोनों में मियासिस सेकेंड होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, तो इनसे 2-2 कोशिकाएं बनेगी, और फिर ये 2 कोशिकाएं यह रहेंगी यानी अवगुणित होती हैं, और यही
यही परागकण का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही जो है हमारे क्या है परागकण बनेंगे। अर्थात देखिए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से यानी एक अर्धसूत्री विभाजन में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ठीक है क्या होता है 4 लघु बीजाणु या 4 परागकणों का निर्माण होता है। ठीक, आइए हम देखते हैं ये परागकण का निर्माण। ठीक है, देखिए तो जो परागकण का निर्माण एक साइमल्टेनियस प्रकार का होता है और साइमल्टेनियस प्रकार का होता ये है कि आपको उसमें टेट्राड बनता है, मगर इनमें से 3 कोशिकाएं आपको दिखाई नहीं देती, एक कोशिका पीछे की तरफ होता है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई कोशिका है, मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अब इसमें विभाजन होना है। ठीक है, जब इसमें विभाजन होना होता है तो इसमें गुणसूत्र बनेंगे, गुणसूत्र तो रहेंगे, हालांकि इसमें स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा और स्पिंडल फाइबर में गुणसूत्र क्या होंगे जाके ये सेंट्रोमियर में जुड़ जाएंगे, सभी गुणसूत्र जुड़े हुए हैं और इनमें जब अगली बार विभाजन होगा ठीक है तो इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, मगर दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं, एक ही रहती है। ये 2 कोशिकाएं होंगी, इसमें हो गया और इसमें हो गया। इसके बाद का जो विभाजन होगा तो इसमें जब विभाजन होता है तो इसमें आपको 3 कोशिकाएं बाहर से तो दिखाई देगी, मगर एक कोशिका दिखाई नहीं देती है, मतलब एक पीछे की तरफ होती है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक, ये तो इसे हम कहेंगे टेट्राड। ठीक, ये टेट्राड है हमारा, समझा है, ये साइमल्टेनियस प्रकार का है। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना। परागकण की संरचना अर्थात कहते हैं नॉन युग्मकोद्भिद की संरचना। जो परागकण होता है नॉन युग्मकोद्भिद होता है। अगर हम परागकण की संरचना की बात करेंगे तो परागकण मुख्य रूप से 2 परतों से बना हुआ एक संरचना है, जिसके बाह्य परत और दूसरा उसमें अंतः परत होता है। ठीक है, बाह्य परत और अंतः परत होता है। अगर अब हम बाह्य परत के बारे में बात करते हैं तो जो परागकण का बाह्य परत होता है यह स्पोरोपालिनिन से बना होता है। स्पोरोपालिनिन से बना होता है और यही स्पोरोपालिनिन परागकण को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कार्य करता है और इसी स्पोरोपालिनिन के कारण ही जो परागकण होते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुरक्षित रहते हैं। और स्पोरोपालिनिन से बनी जो एक्साइन होती है, एक्साइन विभिन्न आकृति आकार का हो सकता है, जिसके आधार पर परागकणों को विभिन्न भागों में बांटा गया, जैसे मोती का, रोएदार, साधारण, इस प्रकार के परागकण को बताया गया है। और इसका जो बाह्य परत होता है, बाह्य परत में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम जर्म छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। ठीक है, इन्हीं जर्म छिद्र के माध्यम से ही परागकण का जब अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय जो परागनलिका होती है वह जर्मपोर के माध्यम से ही बाहर आते हैं। ठीक है, ये बात था हमारा बाह्य परत का। अगला हमारा अंतः परत।
तो जो अंतः परत होता है परागकण का, यह पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। पेक्टोसेलुलोज से बना होता है और यह अंतः परत होता है। और अंतः परत पराग अंकुरण के समय परागनाल का निर्माण करता है और अंतः परत के बाद परागकण की आंतरिक संरचना में केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। ये परागकण का संरचना था। अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखेंगे इसमें एक्साइन, एंडाइन, जेरोफोर्स को, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को भी देखेंगे। देखिए एक परागकण है जिसमें बाहरी लेयर एक्साइन है और ये आंतरिक लेयर एंडाइन है और ये जर्मोपोर है और ये न्यूक्लियस है। ठीक, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक, ये हमारा एक परागकण है। अब इस परागकण की संरचना के बाद हमारा आएगा परागकण का अंकुरण। हालांकि परागकण का अंकुरण परागण के बाद आता है या होता है, मगर ये चीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो परागकण का अंकुरण हम यहीं पर आज पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं आगे। ठीक है, जब हम परागकण का अंकुरण करते हैं तो परागकण की संरचना हम पढ़ लिए हैं, उसमें क्या सारी चीजें हैं सब हम जानते हैं। हमको वो पढ़ना केवल है अंकुरण इसका होता कैसे है और कहाँ होता है। परागकण का अंकुरण जब स्टार्ट होता है तो अंकुरण होने से पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं। जैसे इसके अंदर की जो केंद्रक है, केंद्रक का विभाजन, उसकी कोशिका विभाजन होना। कोशिका विभाजन होकर के दो टाइप्स की कोशिका बनाएंगे। कोशिका उसमें एक जर्म कोशिका बनेगी, एक ट्यूब कोशिका बनेगी। ट्यूब कोशिका ट्यूब का निर्माण करती है, पॉलन ट्यूब का निर्माण करती है, तथा जर्म कोशिका जो होती है उसमें वो जर्म कोशिका कहलाती है, जो मेनली मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। और वही जो मेल का प्रोन्यूक्लियाई होता है वही फ्यूजन करने के बाद एक युग्मन का कार्य करता है। तो वही चीज हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि एक कोशिका थी, अब इसमें जो होगा विभाजन हो जाएगा। इसके जो इंटरनल वाला सेल है यानी जो अंतः परत है, अंतः परत में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। तो उससे
दो न्यूक्लियाई बनेंगे और दोनों क्या होंगे कि एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और उनके बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। तो जो छोटी कोशिका होती है इसको हम कहते हैं जर्म सेल, और जो बड़ी कोशिका होती है इसको कहते हैं ट्यूब सेल। ठीक है, अब इसके बाद मैं डायरेक्ट इसको दिखा दिया हूं। ठीक है, अब इसके बाद जो होगा, जो हमारे जनन कोशिका है, जनन कोशिका में केवल न्यूक्लियस डिवीजन होगा। तो इससे दो कोशिका, दो केंद्र बनेंगे जो मेल केंद्र नर केंद्र कहलाती हैं। और ये जो ट्यूब सेल है ये ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे देखिए आप देखिए, हालांकि थोड़ा छोट बन गया है, इससे आपको बहुत ज्यादा नहीं देखना है। ठीक, ये देखते हैं। तो ये देखिए, जो ये हमारे बाहर का एक्साइन है, एक्साइन में जम्पोर्स है। ठीक ना, एक्साइन में जम्पोर्स है और इसमें जो ये है नली कोशिका का केंद्रक, जो नली केंद्रक है। ठीक, ये नली में आ जाता है और उसके साथ ही जो हमारे मेल न्यूक्लियस है वह भी कहाँ चले जाते हैं, पोलन ट्यूब में ही। अब ये पोलन ट्यूब थोड़े इलांगेट हो गया था, ये बढ़ने लगती है, विकास करके वृद्धि करके ये बढ़ने लगती है। तो इसमें जो हमारे न्यूक्लियस है वो आ जाते हैं, साथ में साइटोप्लाज्म आ जाता है और ये पोलन ट्यूब जर्म पोल से निकल करके बाहर आ जाती है। समझ में आया आपको? अभी बाहर आ गया। इसके बाद यही जर्म ट्यूब और इलांगेट हो जाती है और इलांगेट होकर के पोलन ट्यूब में भी कन्वर्ट हो जाती है, पराग नलिका का निर्माण कर लेती है। और पराग नलिका में कुल 3 केंद्रक होते हैं, 2 मेल न्यूक्लियाई और एक जो होता है वो ट्यूब न्यूक्लियाई। ठीक है, एक 2 मेल न्यूक्लियाई और एक ट्यूब न्यूक्लियाई। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराग नलिका में कुल कितने केंद्रक होते हैं, तो पराग नलिका में 3 केंद्रक होते हैं। और ये पूछे पराग नलिका में कितने नर केंद्रक होते हैं, तो पराग नलिका में 2 नर केंद्रक होते हैं। ठीक, ये रहा हमारा पराग फल का अंकुरक। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर हम अगली वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए और इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए।